हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है। वो लोग पब्लिक को कानून सिखाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ये पुलिस वाले ही खुद कानून भूलकर अपनी मनमानी करने लगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस केस इंसिडेंट में मैं आपको यही स्टोरी सुनाऊंगा कि एक पुलिस वाले ने जब अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी तो उसका रिजल्ट क्या आया। जब एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दी का फायदा उठाते हुए एक ऐसा घिनौना काम कर दिया था जिसकी वजह से ना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि पूरा देश शर्मसार हो गया था। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी केस स्टोरी इसी टॉपिक के ऊपर है। लेकिन इस इंसिडेंट को समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। सात जून 2005 को नाइजीरिया के अबिन शहर में रहने वाली ऑगस्टीना नाम की लड़की अबूजा शहर जाने के लिए निकल चुकी थी। अबूजा शहर में उसे अपने दोस्त से मिलना था। अब यहीं अबूजा शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था इफाइन ओजोर। ये इफाइन अबूजा शहर की बहुत ही बड़ी ऑटो मार्केट में मैकेनिक का काम कर रहा था और उससे अपनी अच्छी खासी कमाई भी कर रहा था। और अब जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, इफाइन ने तरक्की कर ली थी और उसने अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान भी बना ली थी और उसने अपने भाई एल्विस को दूसरी दुकान पे बिठा रखा था और अब ये दोनों भाई मिलकर अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे। और अब शाम हो चुकी थी 6 जून 2005 की और ये दोनों भाई ने अपनी अपनी दुकान के शटर लगाए और वो दोनों एक चौराहे पर आकर मिले और अब वो वहाँ से बस पकड़ के घर ही जा रहे थे। और घर जाते हुए इफाइन बहुत ही खुश नजर आ रहा था और इफाइन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने भाई से बोला कि देखो एल्विस, कल सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, मुझे बहुत सारे काम है और मेरी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना भी मुझे मिलने आने वाली है, तो शायद मैं कल पूरा दिन बिजी रहूँगा, मैं शायद कल अपनी दुकान पे भी ना आ पाऊँ, तो प्लीज़ तुम अपनी दुकान पे भी ध्यान देना और मेरी दुकान का भी ध्यान रखना। अब 7 जून की सुबह होते ही इफाइन अपनी दुकान पे आ चुका था क्योंकि उसको वहाँ से एक गाड़ी उठानी थी। अब क्योंकि इफाइन के पास खुद की तो कोई गाड़ी थी नहीं और इफाइन एक मैकेनिक था, तो बहुत सारे कस्टमर की कार वहाँ पे रिपेयरिंग होने के लिए आती जाती रहती थी। वैसे ही वहाँ पे एक लोकल पॉलिटिशियन की कार रिपेयर होने के लिए आई थी और इफाइन ने उसे बोला था कि मैं ये गाड़ी आपको परसों तक दे पाऊंगा। इफाइन ने अपने खुद के पर्सनल काम के लिए ये गाड़ी अपने पास रख ली थी और इफाइन ने ये बात अपने भाई एल्विस को भी बता दी थी कि मैं ये पॉलिटिशियन की कार लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी भाभी से मिलने जाना है। जैसे ही इफाइन वहाँ से अपनी कार लेके निकल ही रहा था कि उसके आसपास के जो शॉप वाले थे, जो कि उस टाइम पे उसके दोस्त ही थे, उन्होंने उसे देख लिया और वो सारे दोस्त वहाँ पे इकट्ठा हो गए और इफाइन से पूछने लगे कि इफाइन, इतनी सुबह सुबह तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। अब इफाइन ने यहाँ पे बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑगस्टीना मुझसे मिलने आ रही है, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ और आज हम लोग पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि बॉयज़ ग्रुप में ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्कल में से किसी एक को भी पता चले कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो सारे लोग मिलके उसे चिढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही सीन बन रहा था कि अब ये चारों दोस्त इफाइन से बोलने लगे कि हमें भी भाभी से मिलना है, हमें भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, प्लीज़ हमें भी अपने साथ लेके चलो। अब ये चारों दोस्त इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो अब यहाँ पे इफाइन भी मना नहीं कर पाया और इफाइन ने अपने दोस्तों से बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। और अब ये पांचों दोस्त गाड़ी में बैठकर अबूजा बस स्टैंड के लिए निकल चुके थे और अब वो जैसे ही वहाँ पहुंचे वो ऑगस्टीना का इंतजार ही कर रहे थे और अब थोड़ी देर में ऑगस्टीना की भी बस वहाँ आ चुकी थी और ऑगस्टीना अपनी बस से उतरकर इस कार में आकर बैठ गई। और अब जैसे ही इफाइन और ऑगस्टीना दोनों अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, इफाइन ने सबसे पहले ऑगस्टीना को अपने चारों दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि देखो, ये मेरे चारों दोस्त जो तुमसे मिलने के लिए आए और आज रात को हम सब मिलकर पार्टी करने वाले हैं, नाइट आउट करने वाले हैं। और अब ऑगस्टीना भी इन चारों दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थी और ये चारों दोस्त भी ऑगस्टीना से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और अब कुछ घंटे बीतने के बाद इन सारे दोस्तों ने मिलकर साथ में लंच किया और वहीं की एक लोकल मार्केट से ऑगस्टीना ने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी और सारा सामान लाके अपनी गाड़ी में लोड कर दिया। और अब इन सारे दोस्तों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि क्यों ना आज रात को हम सब नाइट क्लब में चलते हैं और पार्टी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब ये सारे दोस्त रात को अबूजा शहर के ही एक होटल ग्रैंड मिराज में जाके पार्टी करने वाले थे। और अब रात होते ही ये सारे दोस्त ग्रैंड मिराज होटल के ग्राउंड फ्लोर पे जो नाइट क्लब बना हुआ था वहाँ पे पहुँच चुके थे। और जैसे ही ये सारे दोस्त अंदर गए तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही रंगीन मिजाज का माहौल बना हुआ था। और अब इन पांचों दोस्तों के लिए तो ये जगह कोई नई नहीं थी, लेकिन ऑगस्टीना के लिए ये जगह बिल्कुल नई थी क्योंकि वो इससे पहले कभी भी क्लब में गई ही नहीं थी, तो उसके लिए बिल्कुल नई जगह थी।
और अब 6 के 6 लोग वहाँ पे क्लब में अंदर जा चुके थे और उन्होंने अपने लिए एक टेबल भी बुक कर ली थी और थोड़ी देर में वहाँ पे उन सबके लिए ड्रिंक्स भी आ चुकी थी। और अब वहाँ पे क्लब में बिल्कुल ही नॉर्मल माहौल था कि कई लोग इधर उधर डांस कर रहे थे, कई लोग फ्लोर पे डांस कर रहे थे और जो लोग टेबल पे बैठे हुए थे वो भी अपना ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। कई लोग बारटेंडर के पास थे और बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। तो मतलब वैसा ही माहौल था जैसा एक क्लब में होता है। और अब जैसे ही धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती गई, यहाँ पे ऑगस्टीना को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसको बहुत देर से नोटिस कर रहा है, कोई उसकी तरफ घूरे ही जा रहा है। और बार बार यहाँ पे ऑगस्टीना का ध्यान भी अपनी राइट साइड पे जा रहा था। वो देख रही थी कि वहाँ पे कॉर्नर में से कोई आदमी उसकी तरफ देखे ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑगस्टीना ने ये सिचुएशन बिल्कुल ही नॉर्मली लेने की कोशिश की, उसने इग्नोर करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब उस आदमी ने धीरे धीरे ऑगस्टीना की तरफ हाथ हिलाना शुरू किया, स्माइल करना शुरू किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑगस्टीना बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। और अब धीरे धीरे करके वो आदमी अपनी कुर्सी से उठा और वहीं क्लब में जो बीचों बीच डांस फ्लोर बना हुआ था वो वहाँ पे आया और ऑगस्टीना के सामने अजीब तरह से डांस करने लगा। वो किसी भी तरह से बस ऑगस्टीना का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ऑगस्टीना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो उस आदमी को बिल्कुल ही इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ थी और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था। और अब ये जो आदमी डांस कर रहा था उसने देखा कि ऑगस्टीना उसे बार बार इग्नोर किए जा रही थी, वो उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो अभी इस आदमी को गुस्सा आया और वो सीधा ऑगस्टीना के टेबल पर चला गया जहाँ पे 6 दोस्त एक साथ बैठे हुए थे। और अब उस आदमी ने ऑगस्टीना के पास जाते ही अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने पास बुलाने लगा। और अब ये चीज़ देखने के बाद ऑगस्टीना भी हैरान थी, लेकिन उसने ये चीज़ लाइटली लेने की कोशिश की और उसके दोस्तों ने भी ये देखा और उन लोगों ने भी ये चीज़ लाइटली लेने की कोशिश की। और ऑगस्टीना ने सोचा कि ये आदमी को मैं एक बार समझा दूंगी तो ये समझ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। और अब ये जो आदमी ऑगस्टीना के पास आया था और अपना हाथ बढ़ा रहा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम डेंजुमा था। और इब्राहिम उस एरिया का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस था। और अब आप यहाँ पे सोचकर देखिए कि ये बदतमीजी वाली हरकत कोई और नहीं बल्कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रहा था, जिसकी पहुंच ऊपर तक थी, ऊपर मंत्रियों तक थी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके नीचे काम कर रहा था। अब इतना ओहदेदार व्यक्ति इतनी गिरी हुई हरकत ऑगस्टीना के सामने कर रहा था। और अब ये इब्राहिम जब ये हरकत ऑगस्टीना के साथ कर रहा था तब वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में था और इसी बात का उसे घमंड था कि आखिर ऑगस्टीना ने उसे इग्नोर कैसे कर दिया। उसका ईगो हर्ट हो चुका था और अब वो इसी ईगो के साथ वो ऑगस्टीना के पास गया था। और अब इस इब्राहिम ने जैसे ही अपना हाथ ऑगस्टीना की तरफ बढ़ाया था तो वो थोड़ी देर में उसके साथ बातें करने लगा। वो ऑगस्टीना से उसका नाम पूछ रहा था और उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, मैं इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे सामने डांस कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। अब यहाँ पे ऑगस्टीना ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि मुझे पता है सर कि आप मुझे कितनी देर से देख रहे हो, मेरे आगे डांस कर रहे हो, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सर आप ये सब बंद कर दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ है। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम को अपनी वर्दी का घमंड था कि वो इतना बड़ा ऑफिसर है और कोई उसे मना कैसे कर सकता है। तब यहाँ पे ऑगस्टीना ने वापस से उसे समझाने की कोशिश की कि सर आप मुझ पे जो ट्राई मार रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप ये सब प्लीज़ बंद कर दीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ हूँ। और अब ये पुलिस ऑफिसर और ऑगस्टीना की बातें वो पांचों दोस्त सुन रहे थे। उन सब ने सोचा कि ऑगस्टीना यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मना करेगी तो वो अपने आप से समझ जाएगा और अपने आप से ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि इस इब्राहिम को कभी भी ना सुनने की आदत ही नहीं थी। और अब यहाँ पे ऑगस्टीना ने इब्राहिम को मुंह पे 4 या 5 बार मना कर दिया था, ना बोल दिया था, फिर भी ये इब्राहिम समझने को ही तैयार नहीं था और उसका ईगो हर्ट हो चुका था। जिसके बाद इस इब्राहिम ने उन 5 दोस्तों को खड़ा किया और सबको बारी बारी अब उसका नाम पूछा और उन सबको ये भी पूछने लगा कि वो सब लोग काम क्या करते हैं। और अब उन 5 दोस्तों ने बारी बारी अपना नाम बताया और ये भी बताया कि वो सारे दोस्त वहीं ऑटो मार्केट में मैकेनिक का काम करते हैं। और इस इब्राहिम ने जैसे ही ये सुना कि ये 5 लोग मैकेनिक का काम करते हैं तो उसने तुरंत ही ऑगस्टीना से बोला कि देखो ये 5 लोग जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है और अब ये तुम्हारे हाथ में डिसीजन है कि तुम्हें इन 5 लड़कों के साथ अपनी रात बितानी है या फिर मेरे साथ रात बितानी है। और अब ये चीज़ जैसे ही उन 5 दोस्तों ने सुनी तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबको गुस्सा आया और ये गुस्सा फूटा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर। और अब इन 5 दोस्तों ने और ऑगस्टीना ने भी सबने मिलकर उस पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया।
और अब ऑब्वियसली यहाँ पे लड़ाई होनी ही थी, क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो सामने कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, उसकी पिटाई तो बनती है। और अब यहाँ पे सबके सामने उस पुलिस वाले की पिटाई हो रही थी और ये 6 के 6 दोस्त उस पुलिस वाले को मार रहे थे। और अब जैसे इन सबके बीच लड़ाई चल रही थी तो वहाँ के जो पब्लिक देख रही थी वो ऑब्वियसली थोड़ी देर में सबको छुड़ाने के लिए आए, लेकिन ना तो ये 6 के 6 दोस्त मानने वाले थे और ना ये इब्राहिम मानने वाला था, क्योंकि इब्राहिम ने ये बात अपने ईगो के ऊपर ले ली थी। और अब इस सिनेरियो में यहाँ पे इस लड़ाई को छुड़वाने के लिए क्लब के किसी मेंबर को आना चाहिए था, या फिर आप सबको मालूम ही होगा कि क्लब में बाउंसर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो बाउंसर्स को भी आना चाहिए था या फिर कोई क्लब मैनेजमेंट को आना चाहिए था, तो ये लड़ाई शायद वहाँ पे रुक जाती। लेकिन यहाँ पे जब मैनेजमेंट ने देखा कि इस लड़ाई में खुद कमिश्नर शामिल है, उसी के साथ लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे ना तो कोई बाउंसर आया, ना तो कोई क्लब का मैनेजमेंट की तरफ से कोई टीम का मेंबर आया। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इब्राहिम उस क्लब में रेगुलरली जाता था और लड़कियों को परेशान करता था, चाहे वो लड़की अकेली हो या फिर वो किसी के साथ आई हो। और अब वहाँ की पब्लिक ने जैसे तैसे करके ये लड़ाई शांत करवाई और सबको अलग अलग करवाया। और अब वो कमिश्नर इब्राहिम, जिसका ईगो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था और वो अपने हर्ट हुए ईगो के साथ वहाँ से बाहर जा चुका था। और अब जैसे ही ये इब्राहिम क्लब से बाहर जा चुका था तो क्लब का माहौल वापस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। वहाँ पे वापस लाउड म्यूजिक बजने लगा, जो लोग डांस कर रहे थे वो वापस डांस करने लगे, जो लोग ड्रिंक कर रहे थे वो वापस ड्रिंक करने लगे। लेकिन ये जो ऑगस्टीना का ग्रुप था, इसके साथ बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी अभी रिसेंटली, तो इन सारे लोगों का मूड ऑफ हो चुका था। और अब इन लोगों ने सोचा कि अब यार मूड ऑफ लेके तो घर नहीं जाना है, अब हम लोगों को और ज़्यादा दारू पीनी है क्योंकि मूड ऑफ है। तो अब सारे दोस्तों ने और ज़्यादा दारू मंगवाई और ज़्यादा दारू पीने लगे और सारे लोगों ने यही सोचा कि कोई भी बंदा मूड ऑफ करके घर नहीं जाएगा। और अब क्लब में ये सारे लोग जहाँ पे पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ड्रिंक पी रहे थे, वहीं ये इब्राहिम क्लब से बाहर निकलकर अपने सरकारी गाड़ी में बैठकर वहाँ पे पास के नाके पे जाके पहुँच चुका था। और अब वहीं एकमात्र रास्ता था जो कि ग्रैंड मिराज होटल को टच करता था, यानी कि जिस किसी को भी ग्रैंड मिराज होटल जाना हो या वहाँ से निकलना हो तो वो इस नाके को ज़रूर क्रॉस करेगा। वो इब्राहिम इस नाके पर आके खड़ा हो चुका था और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे कांस्टेबल सब खड़े हुए थे। और जैसे ही ये सारे कांस्टेबल्स ने डीसीपी को देखा तो सारे लोग अलर्ट हो गए और बोलने लगे कि सर बोलिए, आप हमें ऑर्डर दीजिए कि क्या ऑर्डर है हमारे लिए। और अब ये डीसीपी सारे कांस्टेबल को ये समझाने लगा कि मुझे अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर मिली है, ये अंदर की खबर है कि यहाँ पे एक आतंकी हमला होने वाला है। कुछ लड़के और लड़कियाँ हमारे शहर में घुस आए हैं और ये आतंकी हमला करने वाले हैं। और मुझे ये खबर मिली है कि इस ग्रुप में एक लड़की और 5 लड़के हैं जो कि एक कार में घूम रहे हैं, जिसके पास बहुत ही सारे हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। तो अब जैसे ही आप लोगों को कोई ऐसी कार दिखे जिसके अंदर एक लड़की और 5 लड़के हो तो सीधा उसको पकड़ लेना और सीधा सबको गोली मार देना, यानी कि अब सीधा यहाँ पे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था। जैसे ही ये सारे कांस्टेबल ने ये बात सुनी तो तुरंत उन्होंने डीसीपी से ये बोला कि आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए सर, जैसे ही हम लोग ऐसी कोई गाड़ी देखेंगे जिसके अंदर एक लड़की और 5 लड़के हो तो हम सीधा उसको उड़ा देंगे, सीधा उनको गोली मार देंगे। और अब जैसे ही इब्राहिम और ये कांस्टेबल्स की ये बात खत्म हुई तो इब्राहिम तुरंत ही वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा उस क्लब की तरफ निकल चुका था। और अब क्लब के बाहर उसने अपनी गाड़ी लगाकर वो वहाँ पे वेट कर रहा था कि कब ये 6 लोग इस क्लब से बाहर आए। और अब जैसे ही ऑगस्टीना और उसके दोस्तों की पार्टी खत्म हुई, वो धीरे धीरे करके वो क्लब से बाहर निकले और सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा दारू पी रखे थे, ड्रंक थे। तो अब वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास आए और अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली और वो धीरे धीरे उस नाके की तरफ जाने लगे। और जैसे ही ये चीज़ इब्राहिम ने देखी, वो भी अपनी गाड़ी में बैठा, तुरंत ही अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगा दी। और जैसे ही ऑगस्टीना और उसके दोस्त वो नाके पर पहुंचते, इब्राहिम ने अपनी गाड़ी ओवरटेक करके उसके आगे लगा दी। और अब उस पीछे वाली गाड़ी में जो 6 दोस्त बैठे हुए थे वो कुछ भी समझ पाते कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कि आगे किसने अपनी गाड़ी लगा दी, वो कुछ भी समझ पाते। उससे पहले इब्राहिम अपनी गाड़ी से बाहर निकला और वो सारे पुलिस वाले जो उस नाके पे खड़े हुए थे उसके पास जाके पहुंचा और उसको ये बोला कि देखो यही वो गाड़ी है और यही वो लोग हैं जो कि आतंकी हमला करने वाले हैं, तुम इस सबको गोली मार के उड़ा दो। और अब जैसे ही ये पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो वो सारे लोग अपनी गन लेकर वो उस कार के पास पहुंच चुके थे और उस गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। और अब ये एक चीज़ तो थी जो कि कोर्ट में कही गई थी कि ये सारे पुलिस वालों ने मिलकर ये फायरिंग की थी, लेकिन यहाँ पे एक मेजर ट्विस्ट है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी फायरिंग सब पुलिस वालों ने मिलकर नहीं, ये अकेले इब्राहिम ने ही ये फायरिंग की थी, क्योंकि उस गाड़ी में जो फायरिंग की हुई थी वो एक स्ट्रेट लाइन में थी। अगर कोई ग्रुप में कोई पुलिस वाले फायरिंग करते तो गाड़ी के चारों बाजू फायरिंग के निशान होने चाहिए थे, लेकिन इस कार पे सिर्फ स्ट्रेट फायरिंग के ही निशान मौजूद थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद इस इब्राहिम ने अकेले ने ही ये सारी गोलियां चलाई थी। और जब इस कार पर फायरिंग हुई थी तो उसके बाद मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन 4 लोगों में इफाइन भी शामिल था, जो कि ऑगस्टीना का बॉयफ्रेंड था। अब एक इफाइन और उसके 3 दोस्त, चारों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ ऑगस्टीना और एक दोस्त, 2 लोग जिंदा थे। अब ऑगस्टीना और 5 लड़कों में से एक लड़का, जो 2 लोग जिंदा बच गए थे, उन दोनों में से किसी को भी एक गोली भी नहीं लगी थी। तो इसी बात की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी गोलीबारी हुई थी वो पुलिस वालों ने नहीं, सिर्फ इब्राहिम ने अकेले की थी। अगर उन सारे कांस्टेबल्स ने मिलकर गोलीबारी की होती तो वो गोली किसी को भी लग सकती थी, वो ऑगस्टीना को भी लग सकती थी, उन 5 दोस्तों में से किसी को भी लग सकती थी। उन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था कि ऑगस्टीना कौन है, इफाइन कौन है। तो अब इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इन 4 दोस्तों को मार दिया था। अब आप लोगों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि अगर इब्राहिम ने गोलीबारी की थी तो उसने सिर्फ 2 लोगों को जिंदा क्यों रखा। अब चलिए ये तो समझ में आता है कि ऑगस्टीना को तो इसलिए जिंदा रखा क्योंकि उसके ऊपर उसकी नज़र थी, लेकिन उन 5 दोस्तों में से एक जो बच गया था उसको क्यों जिंदा रखा, जिसका नाम एंथनी था। अब इस केस को मैंने जब गहराई से जानने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि जब क्लब में फाइट हो रही थी इस इब्राहिम और इन 6 लोगों के बीच में, तब इन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक ही दोस्त ऐसा था कि वो बीच बचाव कर रहा था। मतलब कि वो अपने दोस्तों को ही समझा रहा था कि प्लीज़ ये लड़ाई छोड़ दो, और वो इब्राहिम से भी बार बार माफ़ी मांग रहा था कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम सॉरी बोल रहे हैं आपसे, हमें जाने दीजिए, हम किसी दूसरे क्लब में चले जाएंगे, वहाँ पे पार्टी कर लेंगे, अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए हमें। तो वो सिर्फ एंथनी ही था जो इब्राहिम से बार बार सॉरी बोल रहा था। बाकी जो 4 लड़के और ऑगस्टीना, ये 5 के 5 इब्राहिम को मारने में लगे हुए थे। तो इसीलिए इब्राहिम ने ऑगस्टीना और एंथनी दोनों को जिंदा रखा हुआ था। लेकिन कितनी और देर तक? जब ये पूरा कांड वहाँ पे हुआ उसकी थोड़ी देर बाद ऑगस्टीना और एंथनी दोनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। और अब जैसे इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया, अब इन दोनों के बयान लिखवाए जाने थे। पुलिस वालों ने इन दोनों को ये लिखने के लिए बोला कि ये दोनों आतंकवादी है, इनका पूरा ग्रुप आतंकवादी था और ये लोग इस शहर में घुस आए थे आतंकी हमला करने के लिए। लेकिन पुलिस वालों ने इनको देख लिया था और ये लोग गाड़ी में भाग रहे थे, और जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा तो इनका ग्रुप पुलिस वालों पे हमला कर रहा था, और हमने खुद के बचाव के लिए तुम्हारे पूरे ग्रुप को मार दिया और तुम दोनों को जिंदा पकड़ लिया। और अब ये सारी चीज़ तुम लोग इस नोटबुक पर लिख दो और यही बयान तुम्हारा कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। और अब ऑगस्टीना और एंथनी दोनों को अलग अलग चैम्बर में बिठाया गया और अलग अलग पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे। और अब पुलिस वालों ने थोड़ी देर में ये बोला कि तुम लोग अपने अपने घर फ़ोन करो और 5-5 हज़ार नायराज मंगवाओ। अब 5,000 नायराज मतलब यहाँ के इंडिया के हिसाब से 500 रुपये होते हैं। हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 10 नायराज उस टाइम के हिसाब से होते थे, तो मतलब टोटल हो गया 500 रुपये। तो अब इन दोनों पुलिस वालों ने दोनों के घर पे फ़ोन करने को कहा और बोले कि तुम दोनों 5-5 हज़ार नायराज मंगवाओ ताकि हम तुम लोगों को छोड़ सके। लिटरली यहाँ पे ये पुलिस वाले रिश्वत मांग रहे थे कि तुम दोनों 5-5 हज़ार नायराज दे दो और हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो जैसे इन दोनों पुलिस वालों ने इन दोनों से फिरौती मांगी थी, तो मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और इब्राहिम का सबका प्लान फेल हो गया था। यहाँ पे सबका प्लान चौपट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लिटरली इन पुलिस वालों ने हक दिया था। क्योंकि यहाँ पे ये पुलिस वालों को मालूम ही नहीं था कि ऑगस्टीना किसी और शहर में रहती है। वो तो यहाँ पे सिर्फ इफाइन को मिलने आई थी, और वो एंथनी, उसका परिवार भी किसी और शहर में रहता है। वो तो यहाँ पे बेचारा अबुजा में ऑटो मार्केट में काम कर रहा था। लेकिन फिर भी ऑगस्टीना और एंथनी दोनों ने अपने अपने घर पर फ़ोन तो किया ही था और ये भी बताया था कि पुलिस वालों ने हमें ऐसा ऐसा करके उठा लिया है और अब इतने पैसे मांग रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। और अब टाइम रहते ये दोनों अपने अपने घर से पैसे नहीं मंगवा पाए थे, तो इसीलिए इब्राहिम ने ऑगस्टीना को उठाया, वो पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया और उसके साथ एक और पुलिस वाले ने मिलकर लिटरली ऑगस्टीना के गले में एक तार लपेटा और जोर से खींच दिया। तब तक खींचता रहा कि उसका दम वहीं पे घुट गया। ऑगस्टीना के गले पर तार के निशान भी पाए गए थे और उसके थोड़ी देर बाद ही एंथनी को भी पुलिस स्टेशन से उठाया गया, उसको बाहर निकाला और पीछे जंगलों में ले जाया गया और वहाँ पे उसको घुटनों के बल बिठाया गया और सर के पीछे ऐसे हाथ रखवाया गया जैसे कि आतंकवादियों को किया जाता है, तो एग्जीक्यूशन बोला जाता है। अब उसको घुटनों के बल बिठाकर पीछे से गोली मार दी और अब 6 के 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। ऑगस्टीना, इफाइन और इफाइन के चारों दोस्त, 6 के 6 लोग मर चुके थे। और अब इब्राहिम ने ऑगस्टीना और एंथनी की लाश को उठाया
और वहाँ पे उस गाड़ी के पास ले गया जहाँ पे जिस गाड़ी में उन चारों की लाश पड़ी हुई थी। तो इन दोनों की लाश भी उस गाड़ी में रख दी और लिटरली इब्राहिम ने यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश की कि ये लोग आतंकवादी थे। उसने ये किया कि जो पुलिस स्टेशन में जितने सारे हथियार थे वो सब लाकर इस गाड़ी में रख दिए और जितने भी इलीगल तरीके से जो स्मगल किए गए हथियार इन पुलिस वालों ने जमा किए हुए थे, बहुत सारे क्रिमिनल के पास से जो हथियार कलेक्ट किए हुए थे, जो स्मगल किए हुए थे, सारे के सारे हथियार और गोला बारूद सब कुछ उस गाड़ी में रख दिया और फिर ऐसा प्रूफ कर दिया कि ये लोग लिटरली आतंकवादी थे, ये लोग आतंकी हमला करने आए थे इस शहर में। और अब जैसे ही अगली सुबह हुई तो ना ही अबुजा शहर में बल्कि पूरे नाइजीरिया कंट्री में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि आतंकी आए थे हमला करने के लिए और ये पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर मार गिराया और उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार वगैरह सब बरामद हुए हैं। सारी जो आम पब्लिक होती है ये सब लोग अब पुलिस वालों को शाबाशी दे रहे थे कि बढ़िया है, आप लोगों ने तो ये बढ़िया काम कर दिया है कि आतंकवादियों को पकड़कर आपने मार गिराया। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही था, ये सब कुछ उलट होने वाला था। और अब जब यहाँ पे ये पूरा देश पुलिस वालों की तारीफें किया जा रहा था, तब यहाँ पे एंथनी ने जब फ़ोन किया था अपने फैमिली को पैसा मंगवाने के लिए, तब एंथनी ने अपनी फैमिली को पूरी हकीकत बता दी थी कि कैसे ये लोग क्लब में गए, वहाँ पे ये पुलिस वाला उन्हें मिला, वो ऑगस्टीना को छेड़ रहा था, बाद में उन सब की लड़ाई हुई और आगे क्या क्या हुआ। एंथनी ने सब कुछ डिटेल में अपनी फैमिली को बता दिया था कि ये पुलिस वाले हमें इस तरह से फंसा रहे हैं। और अब यहाँ पे एंथनी की फैमिली को पूरी हकीकत मालूम थी। और अब जिस दिन ये पूरा देश पुलिस वालों की तारीफें किए जा रहा था, उसके अगले दिन ये पूरा देश अब प्रोटेस्ट करने लगा था। जगह जगह शहर शहर आंदोलन किए जा रहे थे ये पुलिस वालों के खिलाफ, क्योंकि एंथनी की फैमिली ने मीडिया में आकर ये बयान दे दिया था कि उसके बेटे और उनके दोस्तों के साथ आखिर क्या हुआ था, किस तरह से ये पुलिस वालों ने इन 6 के 6 लोगों को मार दिया था। अब जगह जगह पे हर शहर में पब्लिक ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था और पब्लिक ने ये भी डिमांड की कि इस केस की गहराई से जांच की जानी चाहिए। तो वहाँ की कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी बिठाई और उनको बोला कि आप लोग इस केस की सच्चाई लेकर आओ कि क्या सच में वो 6 लोग आतंकवादी थे, क्या वो हथियार सप्लाई करते थे, क्या उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था या सिर्फ पुलिस वालों ने उन 6 लोगों पर हमला करके मार दिया था। जो भी है हमें सच्चाई ला कर दीजिए। और अब जब ये स्पेशल टीम अपनी जांच में लग गई तो उन लोगों को ये पता चला कि किसी पुलिस वाले ने आकर हवलदारों के ग्रुप को ये बोला था कि यहाँ पे आतंकी हमला होने वाला है और ऐसे करके 6 लोग एक गाड़ी में आएंगे, उन लोगों को आपको गोली मारनी है। और अब इब्राहिम ने जिस पुलिस वाले को ये सब समझाया था कि तुम्हें किस तरह से ये अंजाम देना है, किस तरह से ये सब लोगों को मारना है, वो पुलिस वाला मीडिया के सामने आया और उसने सारा बयान दे दिया और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। और अब जिस दिन उस पुलिस वाले को कोर्ट में पेश किया जाना था, उसके बिल्कुल एक दिन पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी। अब लिटरली यहाँ पे या तो आत्महत्या की गई थी या फिर उसे जहर देके मार दिया गया था, लेकिन उसके मुंह से जहर पाया गया था। लेकिन बाद में जाके ये चीज़ पता चली थी कि उस पुलिस वाले ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। किसने मारा था? जो हवलदार उनके टीम में थे, उस रात उनकी ग्रुप में थे, उन सभी लोगों ने मिलकर उसके घर जाकर उसके मुंह में जहर दे दिया था ताकि वो अगले दिन कोर्ट में जाकर इब्राहिम के खिलाफ गवाही ना दे सके। और अब ये जो स्पेशल टीम थी उन लोगों ने वो हथियार जांच करने की कोशिश की कि ये हथियार क्या वाकई उन 6 लोगों के थे या फिर बात कुछ और है। लेकिन उन लोगों को बाद में पता चला कि ये जो सारे हथियार उस गाड़ी में रात को पाए गए थे, वो हथियार तो पुलिस वालों ने अलग अलग टाइम पर जब्त किए हुए थे। कोई हथियार 1 साल पहले लिया गया था, कोई हथियार 2 साल पहले लिया गया था, कोई 3 महीने पहले लिया गया था, जब्त किया गया था। इन सारे हथियारों से इन 6 के 6 लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था। इन सारे हथियारों की तो इस पुलिस वालों ने पहले ही बरामदगी दिखा रखी थी कि ये हथियार को हमने इस केस में जब्त किया, इस हथियार को इस केस में जब्त किया हुआ है। दोबारा से ये सारे हथियार इन 6 लोगों के पास कैसे आए? इसके अलावा यहाँ पे पुलिस वालों ने एक और बेवकूफ़ी का काम किया था कि इन 6 के 6 लोगों की हत्या करने के बाद इन लोगों ने सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया। लिटरली इन लोगों को रात के अंधेरे में जंगल में ले जाया गया और वहाँ पे 6 के 6 लोगों को दफना दिया गया और इतनी भी गहराई नहीं की कि इन 6 लोगों की बॉडी अंदर समा सके। अब लिटरली किसी की उंगली बाहर है, किसी के पैर बाहर है, किसी के कपड़े बाहर हैं, तो मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से सिर्फ मिट्टी डाल दी थी, ठीक से दफन भी नहीं किया था। लेकिन जब ये बात इस स्पेशल टीम को पता चली तो ये टीम उस जगह पे पहुंची और 6 के 6 बॉडी को बाहर निकालकर अब उन सारी बॉडी की ऑटोप्सी की जानी थी। और अब जैसे ही ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो 4 दोस्तों की तो रिपोर्ट ऐसी ही थी कि उन चारों को तो रैंडमली गोली लग के मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ऑगस्टीना और एंथनी की रिपोर्ट थोड़ी अलग थी। ऑगस्टीना की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी, किसी मजबूत चीज़ से उसका गला घोटा गया था, जैसे कि कोई तार।
और इसके अलावा एंथनी की हत्या एग्जीक्यूशन स्टाइल में की गई थी। लिटरली उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, उसके पैर पीछे बंधे हुए थे, तब उसे गोली मारी गई थी और उसी पोजीशन में उसको दफनाया गया था। और उसी स्टाइल में एंथनी की बॉडी डॉक्टर्स को मिली थी और डॉक्टर्स ये देखते ही समझ गए थे कि इसको एग्जीक्यूशन स्टाइल में मारा गया है। और अब आखिर में कोर्ट ये नतीजे पर पहुंची कि इस पूरे हत्याकांड में टोटल 8 पुलिस वाले शामिल थे, एक इब्राहिम और उसके साथ 7 और पुलिस वाले। ये सब लोगों ने मिलकर इन सारे लोगों की हत्या कर दी थी और अब इन 8 के 8 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाना था। और अब जैसे ही इन 8 के 8 पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ पे सिर्फ 2 पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दी गई थी। वैसे तो यहाँ पे 8 के 8 पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पुलिस वालों को ही डेथ पेनल्टी मिली थी। और आप लोग लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि इन 2 पुलिस वालों में इब्राहिम का नाम शामिल नहीं था। तो इन 2 छोटे पद वाले पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दी गई थी और बाकी के 6 पुलिस वालों को अलग अलग सजा दी गई थी। और अब यहाँ पे कोर्ट ने अपनी सफाई में ये कहा कि किस पुलिस वाले की वजह से किस इंसान की मौत हुई है, ये हम अभी तक पता नहीं कर पाए, तो हम किसी इनोसेंट पर्सन को तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। और अब आप लोग यहाँ पे ये सोच कर देखिए कि इस पूरी हत्याकांड का मेन आरोपी तो इब्राहिम था, जो डीसीपी था, लेकिन अब उसकी सजा 2 छोटे पद वाले पुलिस वाले भुगतने वाले थे। और अब उन 2 पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, उसको सजा दे दी गई थी और 6 पुलिस वालों को जेल भेज दिया गया था। क्या आप लोग इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि इस घटना के 1.5 या 2.25 साल बाद ही इब्राहिम को जेल से रिहा कर दिया गया था? क्योंकि इब्राहिम ने कोई मेडिकल प्रॉब्लम दिखाई थी कि वो इस प्रॉब्लम की वजह से जेल में नहीं रह सकता और कोर्ट ने इसकी ये बात मान भी ली और उसे रिहा भी कर दिया। और अब साल आया 2017 का कि इस घटना को 12 साल बीत चुके थे। तब इब्राहिम ने पुलिस डिपार्टमेंट में वापस अर्जी की कि उसको उसकी नौकरी वापस दी जाए और लिटरली यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अपनी नौकरी वापस दे भी दी और उसको 2005 से लेकर 2017 तक यानी कि 12 साल की सैलरी भी दी गई, वो भी बिना काम किए। और अब आप लोग ज़रा सोच कर देखिए कि वहाँ की कानून व्यवस्था कितनी हद तक बर्बाद हो रखी है कि जिस इब्राहिम ने ये सारा हत्याकांड किया था, उसने ऐसा क्राइम किया था, फिर भी उसको जेल से भी छोड़ दिया गया और उसको पुलिस डिपार्टमेंट में वापस भर्ती भी कर लिया गया और उसको 12 साल बिना काम किए सैलरी भी मिल चुकी थी। और इतना ही नहीं, इस इब्राहिम के नौकरी ज्वाइन करने के थोड़े महीने बाद ही इसको पूरे देश का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बना दिया गया था। लिटरली मैंने इतना बर्बाद कानून आज तक नहीं देखा, इतनी बर्बाद सिस्टम आज तक नहीं देखी और आई होप आगे भी देखने ना मिले। कि मतलब इस देश में कोई किसी तरह की कानून व्यवस्था थी ही नहीं, मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरह का क्राइम करके ऐसे ही छूट जाए। वहाँ की जो आम पब्लिक होती है उन लोगों की क्या हालत होती होगी, आप ज़रा सोच कर देखिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी केस स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, बी अलर्ट, be safe and always protect your family.